नमस्कार छात्रों, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार आज क्लास 11 के लिए खंड 1 से चैप्टर 8 लेकर आया हूं। और इस चैप्टर के दो भागों में आपने पढ़ा, जिसमें एक भाग था कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है और उसके विभिन्न मेथड्स क्या हैं। दूसरे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जो है सरल समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, यानी जो है अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या तरीका है। तो उसमें हमने देखा था कि खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी, तीनों में 3 मेथड से हम निकालते थे, जिसमें एक था जो है लघु विधि, पद विचलन विधि। ये विभिन्न 2-3 तरीके थे जिसके आधार पर हमने निकाला था। चलिए उस पर हम ज़्यादा समय न देते हुए आज हम समांतर माध्य में ही एक अलग तरह के माध्य निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं वेटेड मीन, या मतलब जो है उसको हम हिंदी में भारित माध्य कहते हैं। अब ये देखिए, भारित माध्य का यही फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ रखा है। अब हम हर क्लास में ये चीज़ बोलते हैं कि किसी भी क्लास की शुरुआत हम जहाँ से करते हैं वो फिर अंत वहीं पर आ जाता है। जब ये फिर आ जाए तो समझिए वो क्लास वहाँ पर ख़त्म है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आगे की चर्चा इस बात पर होगी। इससे पहले सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि समांतर माध्य के अंदर कुछ और समस्याएं थी। जैसे इस तरह का क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, जो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 44.8 है। औसत अंक मीन्स समझ रहे हैं, औसत अंक मीन्स माध्य आपका आ रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है। तो इस विवरण में अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मीन दिया हुआ है, लेकिन जो 50 विद्यार्थी है उसमें किसी एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका अंक नहीं दिया हुआ है, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला वैल्यू नहीं है, व्हाट यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी है, सारा कुछ है। तो सबसे पहले हमको तो इतना पता है कि विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो 50 है, ठीक है, यानी n बराबर 50। हम उसको तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ ये 50 है। उसके बाद हम सबका एफएक्स निकाल लेंगे, जो पिछले मेथड में हमने जो है जान लिया था अच्छी तरह, फिर से इसको बतलाना जरूरी नहीं है, यानी f इंटू एक्स निकालें। तो जाहिर है कि जहां पर ये व्हाट है उस जगह पर एफएक्स क्या होगा, तो एफएक्स में x का वैल्यू व्हाट हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो यहां देखिए, यहां 10x, यानी व्हाट का वैल्यू हमने x रखा तो ये आ गया 10x। अब तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, 1740 प्लस 10x। अब जो आपका सूत्र है वो यही है ना, समांतर माध्य बराबर कि समेशन ऑफ एफ एक्स वटा एन, या समेशन ऑफ एफ एक्स वटा एफ। तो वो सूत्र पर ला दीजिए, बस सिंपल सा समीकरण में ये ढल जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स वटा एन। बाकी आप मान पुटअप कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इतना तो आप 9th के समीकरण में ही सीख गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और इस तरह की समस्या आ सकती है एग्जाम में। इसमें एफ गायब है, उसमें क्या था, वैल्यू गायब था, यानी उसमें जो है आपका मूल्य गायब था, इसमें फ्रीक्वेंसी गायब है। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप इसको जो है सबसे पहले एफ एक्स निकालिए। तय बात है, तो एफ नहीं है तो एफ के बदले हम यहाँ एक्स न रख करके, एक्स भी अल्फाबेटिकल लेटर ही है और एफ भी अल्फाबेटिकल लेटर ही है, तो हम एफ में ही इसको छोड़ दिए। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 30 इंटू एफ 30f रह गया। अब इस सब को एफ एक्स को जोड़े तो ये 30f वाला तो अलग दिखाएगा, क्यों? क्योंकि विजातीय है, ये जुटेगा नहीं। तो 2030 प्लस 30f समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया। फिर इसको सूत्र पर लाइए, तो सूत्र पर लाते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका माध्य दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। समांतर माध्य आपका है 44.8 और n है 50। हमको f ढूंढना है, तो ये n से किस में भागा देते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स में। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अंश में चल जाएगा और n हर में चला जाएगा। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इन दोनों को गुना कर लेंगे और एक समीकरण में ढाल करके हम f इजिली निकाल सकते हैं। यहां पर 7 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें, शुद्ध समानांतर माध्य की गणना में जो है ये ध्यान दें कि जैसे जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक वैल्यू गलत निकल जाता है, गलत लिखा जाता है। मान लेते हैं कि वहां 76 होना था और वहां पर लिखा गया है 83। तो उसके बाद हम उसको सही कैसे करेंगे? तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि यह दिया हुआ है कि गलत मूल्य लिख दिया है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समेशन ऑफ एक्स हम करेंगे, क्योंकि समांतर माध्य निकालने के लिए सिंपल में व्यक्तिगत श्रेणी में हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स बटा एन हम कर देंगे। तो समेशन ऑफ एक्स तो हमको करना ही करना है। तो जब समेशन ऑफ एक्स करेंगे तो उस समय क्या कीजिए
कि गलत मूल्य को समेशन ऑफ एक्स में से घटा दीजिए और सही मूल्य को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप गलत तभी ना साबित किए हैं जब सही आपको पता हो गया है। तो अगर मान लेते हैं कि गलत मूल्य आपका 76 था और सही मूल्य 83 था, तो जो समेशन आया उसमें से मान लेते हैं कि 2000 समेशन करके आ रहा है, तो 2000 माइनस 76 प्लस 83, गलत को हटाए और सही को जोड़ दिए तो मेरा समेशन टोटल सही आ गया। तो इसको देखिए यहां पर यही किया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों के माध्य अंक 48 है, यानी मीन दिया हुआ है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन यहां पता है, किंतु जांच करने पर मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी के अंक 53 के स्थान पर 73 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले उसका हम सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या लेते हैं? समेशन ऑफ एक्स बराबर क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स हम किसको कहेंगे? अब ये एक चीज ध्यान रखिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ एक्स बटे एन। तो समेशन ऑफ एक्स बराबर क्या होगा? एन इंटू समांतर माध्य, ठीक है। तो एन इंटू समांतर माध्य, तो ये कितना हमारा आ गया? एन कितना था? 50 और समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 48। तो 48 इंटू 50 बराबर हमारा 4800 तो आ गया। ये टोटल कैलकुलेशन हमको पता हो गया। अब इसमें जब 4800 आ गया तो हमारा समेशन ऑफ एक्स सही है कि गलत, इसको ये करने के लिए आप गलत क्या लिखे थे और सही क्या लिखे थे, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप जो है 53 के स्थान पर 73 लिख दिया था, तो 53 को हमने जोड़ दिया और 73 को घटा दिया, हमारा ये आ गया 4780। अब जब ये आया तो अब यहां देखिए, यहां तो आपका समेशन ऑफ एक्स 4800 आया, इस बात पर ध्यान दिया जाए। यहां पर तो समेशन ऑफ एक्स 4800 आया। ये 4800 किस आधार पर आया? जो है ये गलत जुड़ा हुआ था, इसके चलते जब हम इसको ठीक किए तो समेशन ऑफ एक्स मेरा कितना आ गया? 47 जो है 180। अब 4780 आया तो इस पर आप सही समांतर माध्य निकालिएगा ना। तो सही समांतर माध्य के लिए 4780 बटे 100 क्यों? क्योंकि बटा एन हमको करना पड़ता है समेशन ऑफ एक्स में, और एन का मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं वो कितनी संख्या है विद्यार्थी का, तो 100 या फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं, तो यही है। तो एन आ गया, तो ये जो है रियल आंसर हमारा क्या आया? 47.8। गलत देने से हमारा आ गया था 48 के हिसाब से आ गया हमारा समेशन ऑफ एक्स 4800। जब हम सही बैठाए तो हमारा समेशन ऑफ एक्स जो है ये आ गया 4780 और उसके हिसाब से माध्य आ गया 47.8। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिए। इसमें क्या किया है कि 5 मदों का समांतर माध्य 7 है, किंतु जांच करने पर मालूम हुआ कि 2 मदे 5 और 9 के स्थान पर 4 और 8 लिखा गया है। 2 मद गलत लिखा गया है, 5 और 9 के स्थान पर 4 और 8। तो फिर हम लेते हैं समेशन ऑफ एक्स कर देते हैं। समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं तो 35। क्यों 35 आएगा? क्योंकि समेशन ऑफ एक्स बराबर समांतर माध्य गुने एन। तो समांतर माध्य यहां कितना दिया हुआ है? 7 और एन कितना है? 5, यानी ये 35 आया। शुद्ध करने पर अब क्या होगा? तो यहां 2 गलती हुआ था, तो दोनों गलती को हटा देंगे और सही को जोड़ देंगे। गलती क्या हुआ था कि 2 मध्य 5 और 9 के स्थान पर 4 और 8 ले ली गई, यानी 4 और 8 गलती से लिखा गया। तो 4 और 8 को हम घटा दिए, 35 माइनस 4 माइनस 8। सही क्या था? तो 5 और 9, तो 5 और 9 को जोड़ दिया, हमारे कितना आ गया? 37। अब जो ये समेशन ऑफ एक्स जो है 37 आ गया, यानी टोटल वैल्यू 37 आया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा शुद्ध जो है अर्थमेटिक मीन क्या निकल के आएगा? समेशन ऑफ एक्स बटे एन हम करेंगे तो 37 बटे 5 7.4, दोनों में अंतर आ गया। ये गलत तरीके से आ रहा था 7, अब सही आ रहा है 7.4। नेक्स्ट हम देखें, एक कक्षा में, ये देखिए एक और क्वेश्चन है इस पर। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों का औसत भार 76 पाउंड है। एक लड़का जिसका भार 80 पाउंड है उसने कक्षा छोड़ दी, तो शेष विद्यार्थी का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कि जो है टोटल लड़कों की संख्या कितना है? 25। तो समेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? तो औसत भार, या औसत भार का मतलब क्या है कि मीन हमारा है, मीन कितना आ रहा है? 76। तो समेशन ऑफ एक्स 1900 पाउंड। कक्षा से चले जाने वाले लड़के का भार, जो चला गया उसका कितना भार था? तो 80 पाउंड। शेष 24 विद्यार्थी का कितना रह गया? तो टोटल जो आया था उसमें से 80 हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कक्षा छोड़ चुका है। तो हमारा 1820 आ गया। अब 24 विद्यार्थियों का औसत भार, तो 1820 बटे 24। बहुत ही इजी मैथ है ये सब।
और लेकिन 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पढ़ना है तो हम समझते हैं कि जब इजी है तो इसको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पूरे के पूरे नंबर आपको बहुत कम मेहनत में अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट है तो आप समझिए कि 11th का इकोनॉमिक्स दो पार्ट में है, एक पार्ट में स्टैट पढ़ना है, दूसरा पार्ट में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, और स्टैट में मैथ है और मैथ में पूरे के पूरे नंबर आता है, और वो मैथ भी जो आपका इजी नजर आ रहा है। और इंडियन इकोनॉमी में लिटरेरी आपको लिखना होगा, व्याख्यात्मक लिखना होगा, तो उसमें मान लेते हैं कि व्याख्यात्मक पूरे अंक उतना नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इसमें तो पूरे अंक मिल जाएंगे। अतः इस सेक्शन पर अगर हम बाहर दें तो 50 में 50 से यहां आ जाएगा, और उधर बढ़िया लिखे तो 50 में 40 तो तय है। अगर ठीक ठाक लिखे तो 90 मार्क्स हमारे इसमें इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं हैं, खास विशेषता है। अब ये देखिए पहला विशेषता क्या है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। यदि समांतर माध्य से हम विचलन ले रहे हैं तो इसका योग सदैव शून्य होता है। आपने विचलन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। विचलन के लिए हम क्या करते हैं, एक कल्पित मूल्य ले लेते हैं और कल्पित मूल्य से रियल वैल्यू को हम घटाते जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, रियल वैल्यू कौन है तो x, ठीक है, तो कल्पित मूल्य को हम a से इंडिकेट करते थे। यहां कहता है कि ये मत लीजिए, कल्पित मत लीजिए, जो आपका अर्थमेटिक मीन निकाल के आया है उसी से विचलन ज्ञात कीजिए। विचलन मीन समझ रहे हो ना, इधर उधर में सेंटर से हट जाना। तो इस सेंटर क्या है, औसत, औसत गिर्द गिर्द होता है, तो इस सेंटर से कितना इधर उधर है। तो यहां विचलन के लिए हमने क्या किया, ये ध्यान दो, मूल कीमत यानी मूल वैल्यू और माइनस समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य से कितना अंतर पड़ रहा है। तो इसका ये देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ x माइनस यानी समांतर माध्य इज इक्वल टू 0। तो हम इसी का वैल्यू ना है 0 निकालना, तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि समांतर माध्य से विचलन है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि इसका समांतर माध्य हम निकाल लें, क्योंकि समांतर माध्य से विचलन आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य आपको पता होगा तब ना विचलन ज्ञात कीजिएगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सबसे जो पहला सूत्र है व्यक्तिगत श्रेणी में कि समेशन ऑफ x बटे n, बस सबसे सिंपल सूत्र ले लीजिए क्योंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी में है। ठीक है, तो समेशन ऑफ x क्या हो गया, ये सबको जोड़ दिए 200। n कितना है, कितना मूल्य है, तो 1 2 3 4 5, मान के चलिए कि ये 5 लड़कों का अंक है, पहला का 20, दूसरा का 30, तीसरा का 40, चौथा का 50, पांचवा का 60। तो उसका औसत अंक निकाल देना है, तो हम उसी को हम समांतर माध्य कहेंगे। तो औसत अंक निकल के आ गया 40। अब देखते हैं कि जो इनका मूल्य है वो औसत से कितना विचलित है। तो 40 आ गया हमारा समांतर माध्य। विचलन हम कैसे निकालते हैं, तो x माइनस समांतर माध्य। तो अगर 20 में से 40 घटाएंगे तो -20, 20 में से 30 घटाएंगे -10, 20 में से यह जो है 40 में से 30 घटाएंगे -10, 40 में से 40 घटाएंगे 0, 40 में से 50 घटाएंगे, ये देखिए 50 में से 40 घटाएंगे 10, और 60 में से 40 घटाएंगे 20। घटाना किसको, ये ध्यान दीजिए, x में से समांतर माध्य को। x कितना है 20, फिर से देख लीजिए, 20 में से समांतर माध्य घटाए 40, कितना आ जाएगा -20। 30 में से समांतर माध्य 40 घटाए कितना आ गया -10। 40 में से समांतर माध्य 40 घटाए कितना आया 0, और 50 में से 40 समांतर माध्य घटाए 10, 60 में से 40 घटाए 20। अब यही ना, ये दोनों का अंतर आ गया, तो दोनों का अंतर आ गया तो देखिए -20 यहां प्लस 20 यहां, -10 से यहां +10, कैंसिल कर दिया। तो अंतर का टोटल जब हम किए कि अंतरों का योग, तो अंतरों का योग कितना आ गया 0, यानी इसका ये थ्योरम सत्य है। ये एक विशेषता बिल्कुल सही निकल रहा है कि समेशन ऑफ जो है x माइनस समांतर माध्य इज इक्वल टू 0। अब दूसरी विशेषता देखिए, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग, विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी भी मूल्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी भी मूल्य से लिए गए विचलनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहां पर मान लीजिए कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन समांतर माध्य बराबर 5 है। तो अब ये देखिए मूल्य ये है, तो समेशन ऑफ x ले लिए सबसे पहले, जोड़ दिए। अब विचलन क्या हो रहा है, तो विचलन के बराबर फिर आप पुराने सूत्र को लाइए, x माइनस समांतर माध्य, तो x माइनस समांतर माध्य किए तो समांतर माध्य कितना था 5। अब x में से ये 5 को घटाते जाइए, तो ये x का वैल्यू तो यहां 3 है, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2,
इस तरह से हम घटाते गए तो ये -1, यहां 5 - 5 0, यहां 6 - 5 बराबर 1 और यहां 7 2 आ गया। अब देखिए इनका अंतर क्या आ रहा है, विचलनों का जो है अंतर आप निकाल लीजिए, यानी तो विचलन का अंतर आ रहा है यहां -2 -1 0 1 और 2। हमको सिद्ध क्या करना है कि विचलनों के जो है वर्गों का योग, तो विचलन तो ये आ गया, इनके वर्ग अब निकालिए। तो वर्ग के लिए क्या होगा, x माइनस समांतर माध्य इंटू या x माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर, यही ना वर्ग होगा। तो उसको वर्ग को निकाले तो -2 में -2 से गुना करेंगे तो 4 -1 1 0 0 +1 1 और 2 4। अब इन सबों को जोड़ दीजिए तो उनके विचलनों के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो विचलन के वर्गों का योग कितना आ गया 10, 4 1 5 1 6 और 4 10। अब देखिए अब ये क्या लिया, ये समांतर माध्य से विचलन का योग लिया। अब हम कल्पित माध्य से लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि ये कल्पित माध्य, तो हम ए उसको कहते हैं, पहले ही बताया थे कि उसको ए कहते हैं। तो मान लिया कल्पित माध्य ए बराबर 4, तो 4 में देखिए ये क्या आता है, फिर x को जो है 3 4 5 6 7 वही के वही है, जो ऊपर हमने रखा था वही है, 3 4 5 6 7 ये भी वही है। अब x माइनस से, वहां पर आपने किससे विचलन लिया था, समांतर माध्य से, x माइनस समांतर माध्य किया था। यहां आप किससे ले, x माइनस a, तो x माइनस a अगर हम कर रहे हैं तो a की जगह पर आ जाएगा 4, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, 4 में से 4 0, 5 में से 4 1, 6 में से 4 2 और 7 3। अब हम इनका वर्ग निकालेंगे, प्रत्येक का अलग अलग। तो x माइनस a का पहला जो है वैल्यू 1 वर्ग का, क्योंकि 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब समेशन इस सब का कर दीजिए वर्गों का, तो वर्गों का योग कितना आ रहा है 15। अब यहां यह ध्यान दीजिए कि समांतर माध्य बराबर कितना आ रहा है, तो x या जो है समेशन ऑफ x बटे n यानी 25/5, इनका योगफल कितना आ रहा है 25/25 टोटल और ये 5। तो ये अभी देखिए माध्य से जो विचलन, माध्य के विचलन से जो वर्गों का योग निकाले थे वो 10 आया था, और कल्पित माध्य से जो वर्गों का विचलन निकाले वो 15 आया। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 15 - 10 बराबर 5, यानी विचलन दोनों तरफ से विचलनों के वर्गों का अंतर माध्य के बराबर होता है। आ रहा है या नहीं, दोनों तरफ से विचलनों के वर्गों का अंतर है ना, ऊपर वाला समांतर माध्य के आधार पर विचलन और उनका वर्गों का योग, और कल्पित माध्य के से विचलन और उनका वर्गों का योग, इन दोनों का अंतर समांतर माध्य के बराबर है। 15 - 10 बराबर समांतर माध्य 5। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यदि श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समांतर माध्य में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उनका योगफल श्रेणी के सभी मूल्यों के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समांतर माध्य में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी हमको सिद्ध करना है कि समांतर माध्य इंटू n बराबर समेशन ऑफ x। अब मान लेते हैं कि यह है आपका श्रेणी 1 2 3 4 5 क्रम संख्या में है और इनका मूल्य है 10 20 30 40 50। अब प्रतिस्थापित x जो है x के रूप में है, तो ये सबसे पहले हमको इनका जो है ये माध्य ज्ञात करना होगा, ये ध्यान दीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ x बटा n कर देंगे, तो 150/5 बराबर 30। अब क्या कहता है, कहता है कि अब x समांतर माध्य 30 है, x के जगह पर देने पर आपका प्रश्न क्या था कि जो मूल्य है उसके जगह पर यदि समांतर माध्य प्रतिस्थापित कर देते हैं, मूल्य के जगह पर समांतर माध्य, तो मूल्य तो था 10 20 30 40 50, तो इसके जगह पर ये कर दीजिए। तो जब ये 10 के जगह पर भी 30 किए, 20 के जगह पर 30 किए, 30 के जगह पर 30 किए, 40 के जगह पर 30 किए और 50 के जगह पर 30 किए, तो इसके आधार पर भी समेशन ऑफ x 150 आ रहा है। यहां भी देखिए 150 है, तो फिर समांतर माध्य उतना ही के। ये क्या साबित करता है कि निश्चित तौर पे औसत समांतर माध्य समूचे मूल्यों का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, इससे यह साबित होता है। अब अगला देखते हैं, चौथी विशेषता है, यदि किसी समूह के 2 अथवा 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य तथा उनके मदों की संख्या ज्ञात हो तो सामूहिक माध्य भी ज्ञात किया जा सकता है, और इसकी गणना निम्न सूत्र से होगी। यह जो है समांतर माध्य 1 और 2 कहता है कि एक समूह के 2 अथवा 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य,
तो दो भाग है समांतर माध्य का, यानी दो ग्रुप है, दोनों का अलग अलग समांतर माध्य है। तो ऐसी अवस्था में कहता है कि उनके मदों की संख्या ज्ञात हो तो सामूहिक माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और इसकी गणना के लिए सूत्र क्या है कि समांतर माध्य 1 2 यानी सामूहिक समांतर माध्य। 1 2 का मतलब फर्स्ट ग्रुप का भी और सेकेंड ग्रुप का भी, फर्स्ट ग्रुप का भी और सेकेंड ग्रुप का भी समांतर माध्य बराबर N1 और पहले का समांतर माध्य प्लस N2 इंटू दूसरे का समांतर माध्य बटा N1 प्लस N2। अब यहां यह ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। X1 2 यानी समानांतर माध्य 1 2 बराबर कितना है, दो समूहों का सामूहिक समांतर माध्य। N1 पहले समूह में मदों की संख्या, N2 दूसरे समूह में मदों की संख्या, और समानांतर माध्य 1 पहले समूह का समानांतर माध्य और समांतर माध्य 2 दूसरे समूह का समांतर माध्य। इस प्रकार यदि हम एक श्रेणी के तीन समूहों को मिश्रित रूप में, यहां दो समूह है, एक N1 का है और एक N2 का है, अगर N3 भी हो तब क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, N3 इंटू समांतर माध्य 3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3, एक और N3 जुड़ जाएगा, बस उसी को यहां लिखा हुआ है। N1 इंटू समांतर माध्य फर्स्ट, N2 समांतर माध्य सेकेंड, N3 समांतर माध्य थर्ड बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, अब इसके आधार पर एक मैथ दे दिया है यहां पर। ये मान लीजिए 11वीं कक्षा के दो वर्ग ए और बी के विद्यार्थियों के समांतर माध्य 40 और 30 है। दो वर्ग हैं, यानी यहां पर N1 और N2 है। दोनों वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 60 और 40 है। तो N1 कितना हो गया, 60 N मींस नंबर, और N2 कितना है, 40। समूची कक्षा के विद्यार्थियों का सामूहिक माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य है यहां 40, यानी समांतर माध्य फर्स्ट ग्रुप 40, समांतर माध्य सेकेंड ग्रुप 30। तो हमारा सूत्र था N1 इंटू जो है फर्स्ट जो है समांतर माध्य प्लस N2 इंटू सेकेंड समांतर माध्य बटा N1 प्लस N2, बस उस पर बैठा दिए, सामूहिक समानांतर माध्य 36 मेरा आ जाता है। लास्ट है इसमें विशेषता में कि दो श्रेणियों के तत्संवादी समझते हो, यह सब अर्थशास्त्र विज्ञान में एक अजीब ढंग की भाषा आ जाती है जो हिंदी पढ़ने वाले को भी समझने में कठिनाई हो जाती है। तत्संवादी में अब अंग्रेजी से इसको पकड़ो कॉरेस्पॉन्डिंग। अब 9th 10th में पढ़े होगे कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोणों का जोड़ा बराबर होता है, तो वो संगत है, यानी जैसा पहला वैसा दूसरा। ठीक है, तो यही कहता है कि तत्संवादी संगत मूल्य, संगत हमने कोष्ठ में दे दिया है, मूल्यों के सभी योग व अंतरों का समांतर माध्य उनके समांतर माध्यों के योग व अंतर के बराबर होता है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा बना लीजिए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। श्रेणी ए है और श्रेणी बी है। ठीक है, श्रेणी ए का वैल्यू ये है 50 52 55 58 60। श्रेणी बी का वैल्यू है 40 42 45 53 और 70। अब श्रेणी ए के सारे मूल्यों को जोड़ दीजिए तो समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया, 275। इनका समांतर माध्य निकाल दीजिए, तो समांतर माध्य के लिए क्या कीजिएगा, कितने हैं नंबर इनका, तो 5, तो 275 बटा 5 बराबर कितना हो गया, 55। श्रेणी बी के भी समूचा मूल्य को जोड़ दीजिए तो इनका मूल्य कितना आ रहा है, 250। इनका समांतर माध्य कितना आ गया, 50। अब ए प्लस बी कर दीजिए, अगला ग्रुप एक और ग्रुप बनाइए, तो ए प्लस बी 50 प्लस 40 90 52 42 94, इस तरह से हम सब दोनों को जोड़ते चले गए। इनका टोटल योग 525। इनका समांतर माध्य कितना आएगा, 105। अब a माइनस बी को कर दीजिए, एक जोड़ के और दूसरा घटा के, तो घटाने पर यह आ जा रहा है 50 माइनस 40 बराबर 10। इस तरह से घटाते गए तो इनका योग आता है 25 और इनका समांतर माध्य आता है 5। अब देखिए क्या है, अब समांतर माध्यों का योग देखिए कितना होता है, 55 प्लस 40, 55 प्लस 50। समांतर माध्यों का योग, एक का 55 आया दूसरे का 50, तो दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़े तब 55 और 50 जोड़ने पर 105 होगा, और संयुक्त निकाल दिए तो भी 105 है ना। यानी समांतर माध्यों का योग और मूल्यों के योग से निकाले समांतर माध्य दोनों बराबर होते हैं। फिर दोनों को का अंतर निकाल दीजिए, 55 माइनस 40 यानी समांतर माध्यों का अंतर और मूल्यों के अंतर से निकले समांतर माध्य, तो मूल्य के अंतर से निकला समांतर माध्य ये वाला था, इससे कितना आया था 5, और यहां दोनों का अंतर कितना आ रहा है 55 माइनस 50 5। कहने का मतलब क्या है कि मूल्यों के योग से निकले समांतर माध्य,
ठीक है, और दोनों समांतर माध्य का योग बराबर होगा। मूल्य के अंतर से निकले समांतर माध्य और दोनों समांतर माध्यों का अंतर बराबर होगा। चाहे आप अकेले अकेले निकालिए या घटा के निकालिए, चाहे आप अकेले अकेले निकाल के जोड़ दीजिए या जोड़ के ही निकालिए, दोनों स्थिति में इक्वल आएगा। अब इसको जो है समांतर माध्य के कुछ गुण है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको नोट्स में देख लिया जाएगा, पीडीएफ में पढ़ लीजिए। अब इसमें देखते हैं कि खुले सिर वाले वर्गों की दशा में क्या होता है। तो खुले सिर किसको कहते हैं, ये देखिए इस तरह के होता है जिसमें संचयी आवृत्ति होती है। जैसे ये है 10 से कम, तो 10 से कम इस तरह के आंकड़े आपके सामने आते हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा, इस तरह के आंकड़े आपके सामने आते हैं। तो 10 से कम है तो इसमें निचला सिरा आपको पता नहीं है। जब आप वर्गांतर कीजिएगा तो निचला सिरा पता नहीं है, तो जब वर्गांतर कीजिएगा निचला सिरा पता नहीं है तो ऐसे को हम खुले सिर वाला कहते हैं। और ना ऊपर वाला पता है। 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि इन सब में वर्गांतर समान आ रहा है, अतः यहां पर हम 0 ले सकते हैं कि ये शुरू होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब याद कीजिए कि ऐसे वाले समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब अखंडित श्रेणी में हो, ये अखंडित श्रेणी में है तो हम इसका मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू यानी दोनों वर्गांतर के बीच का मूल्य, वर्गांतर की दोनों सीमाओं के बीच का मूल्य। जैसे यहां 10 20 है तो हम यहां मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे 10 जोड़ 20 बटे 2 बराबर 15। इस तरह से हम मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां 0 10 है तो 0 प्लस 10 बटे 2। और वहां चूंकि हम यह जो है समांतर माध्य निकालने के लिए एफ और एक्स गुना करते थे, यहां तो एक्स है ही नहीं। अब ये जो मिड वैल्यू होगा वही x की जगह पर काम करेगा। यानी यहां अगर आवृत्ति इसकी 5 है और 10 20 है तो 10 20 का मिड वैल्यू जो होगा वो 15 होगा और 15 इंटू 5 बराबर 75 लिखाएगा। और इस तरह सबों का योग ही समेशन ऑफ एफएम, उसमें कहलाता था एफएक्स, इसमें कहलाएगा एफएम। चलिए इसमें तो क्लियर है। इसमें देखते हैं 10 से कम, 10 30, 30 60, 60 100, 100 अधिक। इसमें वर्ग कैसे बनाइएगा, 10 से कम है तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहां 10 के अंतर है, यहां 20 के है। अगला में बढ़िएगा तो 30 के अंतर हो जा रहा है, 30 60। नेक्स्ट में बढ़िएगा तो 40 का अंतर हो रहा है, तो अवरी में 50 का अंतर होगा। एक समान सॉल्यूशन आ रहा है। तो 0 10, 10 30, 30 60, 60 100, 100 से अधिक। ध्यान देके देखिए, हर चीज समझ में आएगा। अगर यहां हम 10 30 लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि 20 का अंतर, 30 60 तो यहां 30 का अंतर, 60 100 तो यहां 40 का अंतर, तो अगला में 50 का अंतर। यानी 0 10, 10 30, 30 60, 60 100, इस तरह से हम, तो ये दोनों में तो निकल सकता है इनका, लेकिन इसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, 5 से कम तो 0.5, 0 से शुरू होगा। लेकिन उसके बाद है 5 15, 15 35, 35 45। अब इनके बीच अंतर देखिए, यहां 10 का है, यहां 20 का, अब फिर यहां 10 का आ जाता है, और यहां 30 का। इनमें पता नहीं चल रहा है कि हाँ यह अंतर किस रेशियो से जा रहा है। तो इसमें हम निचली सीमा ऊपरी सीमा निर्धारित, अतः यह तीसरा उदाहरण का माध्य हमसे नहीं निकाला जा सकता है, यह माध्य नहीं निकलेगा। ठीक है, इन दोनों में जहां हमको वर्गांतर साफ साफ पता चले कि एक निश्चित दर से, बराबर दर से इसमें जा रहा है, ये इसमें बढ़ते दर से जा रहा है, तो हम उसका माध्य निकाल सकते हैं। अन्यथा जिसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा का कोई अता पता नहीं हो, नहीं हम तय कर सकते हैं, तो उसका माध्य नहीं निकाल सकते हैं। अब मूल है जहां पर हम कहते हैं कि चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, बाहरी समानांतर माध्य, जिसको जो है चैप्टर का हेड हम दिए हैं, जिसको हम कहते हैं वेटेड जो है अरिथमेटिक मीन। क्या होता है कि सरल समानांतर माध्य में जो है श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज समान होता है। समान इसलिए नहीं होता है कि आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप मान लेते हैं कि बाजार में ही 2 तरह के मिक्सचर खरीदते हैं, तो एक मिक्सचर जो सिंपल क्वालिटी का होता है, हो सकता है 50 रुपए के पैकेट मिल जाए, और एक हाई क्वालिटी का 200 रुपए का मिले। दोनों तो एक केजी है, लेकिन दोनों क्या बराबर है? नहीं, एक का 4 गुना दोनों है। तो एक पर वेट चढ़ेगा 1 और दूसरे पर वेट चढ़ेगा 4। जब सांख्यिकी में गणना करेंगे तो उसमें है 1 किलो, तो पहला लिखाएगा 1 गुने 1 बराबर 1, लेकिन दूसरा लिखाएगा 1 गुने 4 बराबर 4। इस तरह से हम उनका योगफल करेंगे, यानी उनके महत्व के अनुसार उनका वैल्यू बैठा देते हैं।
कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे इसको आप देखिए, सीधे आप उदाहरण पर आइए और इससे आप समझ लीजिएगा। ये देखिए, इसमें संख्या के आधार पर महत्व है, संख्या के आधार पर महत्व है। एक फैक्ट्री में 30 कर्मचारियों की भारी समानांतर मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 30 कर्मचारी हैं। अब इनका जो है, ये देखिए, मैनेजर की दैनिक मजदूरी 400 है और मैनेजर की संख्या कितनी है, तो 2 है। लिपिक की 300 है, संख्या 2 है। मशीन मैन की 250 है और संख्या 4 है। और श्रमिक 200 है, संख्या 8 है। और सहायक 150 है, संख्या 14 है। अब इनका हम योगफल कैसे करेंगे, ये देखिए। मैनेजर का 400 है, संख्या 2 है, तो इनका टोटल वेटेज एक जो है, इनका वैल्यू हो जाएगा 800, क्योंकि 2 है तो 2 से गुना होगा, है ना। इनका भी 2 है तो 3 गुना 600, इनका 4 है तो 250 गुना 1000। ठीक है, अब इस तरह से ये हमारा आ गया W इंटू एक्स, वेटेड, ये जो है वेटेड वैल्यू। अब समूचे वेटेड वैल्यू को हम इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है समेशन ऑफ वेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 6100। अब यहां पर क्या होगा, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी के जगह पर कौन होता है, वेट। जो आपने वेट दिया, तो वेट दिया था 2, 2, 4, 8, 14, 30, यानी 30 था मजदूरों की संख्या। यहां वहां उसमें क्या करते थे उस समानांतर माध्य में, n बराबर f। यहां हम क्या करते हैं, n बराबर वेट, w, यानी f के जगह पर w या n के जगह पर w लिखते हैं। तब सूत्र क्या बन जाएगा, वहां क्या होता था, समेशन ऑफ x बटा n। यहां क्या होगा, समेशन ऑफ wx बटा w, क्योंकि n के जगह पर यहां प्रयोग होगा w। तो wx बटे w निकाल दिए तो हमारा 20.33। नेक्स्ट एग्जांपल में एकदम आसानी से इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए, अंक है विषय के आधार पर। सारे विषय इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सारे विषय इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तभी तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहता है नहीं हम मैथ रखेंगे, एक कहता है बायोलॉजी रखेंगे, जो कमजोर होता है वो कहता है चलो कुछ इतिहास हिंदी वगैरह रख लेते हैं। यानी एक जॉब के अनुसार ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसे सारे विषय इंपॉर्टेंट है ज्ञान के लिए। किसमें कितना ज्यादा जॉब मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है आज के आर्थिक और वैज्ञानिक युग में, उसके अनुसार हम विषय को महत्व देते हैं। अब उस अवस्था में हम मान लेते हैं कि ये 4 विषय है जिसमें सांख्यिकी सबसे महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 विषय है, सांख्यिकी, लेखांकन, अर्थशास्त्र और व्यवसायिक अध्ययन। ठीक है, और इसमें सांख्यिकी को, व्यवसायिक अध्ययन को सबसे कमजोर विषय माना है और सांख्यिकी को सबसे बढ़िया विषय माना है। तो जब व्यवसायिक अध्ययन सबसे कमजोर विषय है तो उसका भार दिया है 1, यानी 1 विषय के बराबर। अगर ये 1 विषय है और सांख्यिकी सबसे भारी है, यानी सबसे अच्छा, माने सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो इसका इससे कहा है कि 4 गुना ज्यादा अच्छा है, तो इसका वैल्यू कर दिया 4 वेट, यानी व्यवसायिक अध्ययन की तुलना में 4 गुना अच्छा सांख्यिकी। लेखांकन व्यवसायिक अध्ययन की तुलना में 3 गुना अच्छा, और अर्थशास्त्र व्यवसायिक अध्ययन की तुलना में 2 गुना अच्छा। इस तरह से इनका भार हो गया 4, 3, 2 और 1। अब यह ध्यान दीजिए कि इसमें जो अंक हैं, ए के अंक, बी के अंक, सी के अंक, इन अंकों के साथ क्या करेंगे, तो इन अंकों का योगफल निकालने के लिए इस भार से हम गुना कर देंगे सब में। अब भार से गुना करेंगे तो ये देखिए, भार इनका आ गया 4, 3, 2, 1। अंक कितना था, 68, 65, 68, 70। इसमें गुना किए 272, 195, 2 से गुना किए 136। इनका टोटल वेट कितना आ गया, जो है W इंटू एक्स का समेशन कितना आया, 673। बी के 652 और इसी तरह सी के, इनका वेट से गुना करने के बाद 654। अब ये ध्यान दीजिए कि प्रत्येक छात्र का भारित माध्य ए वाला, ए का समेशन ऑफ WX1 बटे W, बी का समेशन ऑफ WX2 बटे W, समेशन ऑफ W, सी का WX3 बटे जो है समेशन ऑफ W। तीनों का अलग अलग माध्य हमारा इस तरह से आता है। अब इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो दिया हुआ है कि भारित माध्य और समांतर माध्य में अंतर क्या है। अब ये चैप्टर आपका यहां समाप्त हो रहा है और इसके बाद गृह कार्य आपका है, जिसमें 3 हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। सिर्फ उन तीनों प्रश्नों को देख लीजिए। परिकल्पित मूल्य किसका होता है, तो परिकल्पित मूल्य माध्य का, मध्यिका का, बहुलक का या सभी का। परिकल्पित का अंग्रेजी क्या होता है, कैलकुलेटेड, जोड़ जाड़ के किसको निकालते हो, तो माध्य का। तुलनात्मक महत्व के अनुसार भार दिया जाता है किसमें, समांतर माध्य में। समांतर माध्य भारित में, बहुलक में, इनमें से कोई नहीं, अभी पढ़े थे भारित समांतर माध्य में। नेक्स्ट
समांतर माध्य के लिए समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग सदैव कितना होता है? तो देखिए थे समांतर माध्य से अगर हम विचलन लेते हैं तो उसका योग हमेशा शून्य होता है। अब हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। लघुत्तरीय प्रश्न भी दिए हुए हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए हुए हैं, आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास के साथ पुनः वापस आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।